Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो आप सबके लिए खास है। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं इस वीडियो में जो आज से पहले आपने शायद किसी एक वीडियो में नहीं देखी होगी। दोस्तों वीडियो के अंत में आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे हेनरी किसिंजर के उस स्टेटमेंट से जिसने पूरी दुनिया में उनको एक नई पहचान दी। हेनरी किसिंजर क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन पढ़िए ये, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फैटल। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है आज पूरी तरीके से सटीक बैठता है अमेरिका के लिए। हेनरी किसिंजर का ये स्टेटमेंट ये बताता है हमें कि अमेरिका कौन है। दोस्तों आप इतिहास देख लीजिए एक बार अमेरिका का, और अमेरिका के बारे में हेनरी किसिंजर ने जो बातें कही हैं वो पूरी तरीके से 100% बिल्कुल सही है। टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फैटल। हेनरी किसिंजर का ये एक स्टेटमेंट अगर आप ये समझ पाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आज की जो स्थिति है जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें एकमात्र अगर कोई दुश्मन है इस पूरे विश्व का तो वो है अमेरिका। दोस्तों इस अमेरिका का जो डोमिनेंस है, ये जो अमेरिका का हेजमनी है, इसको खत्म करने का अब समय आ चुका है। जब तक अमेरिका जैसे देश विश्व में रहेंगे तब तक विश्व में शांति को अचीव करना, पीस को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। और ये हेनरी किसिंजर का ये स्टेटमेंट बताता है, ये बार बार जब भी ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो अमेरिका जैसे देश पे एक अलग सी जो है गुस्सा है ना, एक अलग सी जो है बेचैनी पैदा होती है कि ऐसे देश दुनिया में है कैसे। ऐसे देशों का दुनिया में रहना जो है, वर्ल्ड के मैप पे रहना जो है सही नहीं है। आज ईरान के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, मेरा इजराइल के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मेरा यूएसए के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन आज ईरान में 165 स्कूली बच्चे जिनकी उम्र लगभग 10 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल रही होगी, 165 बच्चे मारे गए। दोस्तों उन सबके लिए हमदर्दी होनी चाहिए हम सबकी, थोड़ी तो मानवता होनी चाहिए हमारे अंदर। 165 बच्चे मारे गए दोस्तों, हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहे हैं। आपके जो दुश्मन है, आपके जो लीडर दुश्मन है, जो खेमनेई दुश्मन था उसको मारो, वहां का जो लीडर दुश्मन है उसको मारो, लेकिन मासूम बच्चों को नहीं मारो। दोस्तों बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। 165 मासूम बच्चों की मैं तस्वीर देख रहा हूं अभी, उनके डेड बॉडीज को मैंने देखा है अभी। बहुत हमदर्दी है। ईरान के साथ हमदर्दी नहीं है, लेकिन उन मासूम बच्चों के साथ हमदर्दी है मुझे। दोस्तों ये जो अमेरिका है, इसने आज पहली बार ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप आज पूरी दुनिया जान रही है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस को मैंने 5 साल पढ़ा है दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप इतिहास को पढ़ें अमेरिका के, इन पिक्चर्स को देखिए, इन नामों को देखिए दोस्तों, अमेरिका का यही इतिहास रहा है। अयतुल्लाह अली खमेनी को मार दिया, निकोलस मदुरो, सदाम हुसैन, मैनुअल नोरिजा, फिर यहां पे मुनव्वर गद्दाफी। इन सब के नेम एक बार आप देख लीजिए, इन सब के साथ वही हुआ। अमेरिका के लिए कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं है। अमेरिका के लिए उसका सिर्फ एक ही चीज है, वो है इंटरेस्ट। जहां इंटरेस्ट होगा उसको वो अचीव करेगा, और उसके लिए वो अपने दोस्त से लड़े या फिर दुश्मन से लड़े। दोस्तों ये देखिए, सऊदी अरेबिया जो है, वहां का एक बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जो है, वो अल जजीरा में एक अपना इंटरव्यू देता है। वो क्या कहते हैं, अमेरिका हैज अबैंडन्ड अस, अमेरिका ने हमें छोड़ दिया है, and focus its defense system on protecting Israel, leaving the Gulf states that host its military bases at the mercy of Iranian missiles and drones। आप लोग कहते हैं कि भाई ईरान ने यहां पे अटैक कर दिया, बहरीन पे अटैक किया, कतर, दोहा, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहां पे ईरान ने अटैक कर दिया। दोस्तों ईरान ने इन देशों पर अटैक नहीं किया, आपको समझना होगा। इन देशों में जो अमेरिका के बेसेस थे वहां पे अटैक किया है। और इसीलिए जो सऊदी का जो ये ऑफिशियल है वो कहता है कि भाई अमेरिका ने तो हमें छोड़ दिया है, अमेरिका हैज अबैंडन्ड अस, हमें तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिल रही है, वो तो सिर्फ अपने बेसिस को बचा रहा है, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो पूरा अपना फोकस जो है वो इजराइल को बचाने में कर रहा है। दोस्तों आप जियोपॉलिटिक्स को समझिए एक बार, आप किसी का साइड मत लीजिए, एक बार न्यूट्रल रख के आप सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें सबसे बड़ा विलेन है कौन। क्या कह रही है, अमेरिका हैज अबैंडन्ड अस एंड फोकस इट्स डिफेंस सिस्टम ऑन प्रोटेक्टिंग इजराइल, लीविंग द गल्फ स्टेट दैट होस्ट इट्स मिलिट्री बेसेस एट द मर्सी ऑफ इरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। कह रहा है कि ईरान के ऊपर हम पे छोड़ दिया कि ईरान आए और हमें मार दे, ये तो हमें भी नहीं बचा रहा है। गल्फ नेशन जो है वो कह रहे कि ये तो हमें भी नहीं बचा रहा अमेरिका। अमेरिका ने कभी भी अपने लैंड का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर लड़ने तक के लिए नहीं किया दोस्तों। अमेरिका ने कभी अपने लैंड का इस्तेमाल किसी तरह का वॉर लड़ने के लिए नहीं किया, बल्कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो दूसरे के देश में जाता है, वहां से लड़ता है, उसको पूरा तहस नहस कर देता है, और अपने देश में किसी तरह का वो कुछ भी नहीं करता। वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा लेकिन अपने देश में किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। दोस्तों ये देश है अमेरिका।
आगे देखिए, आपको और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखिए। बहरीन है, यूएई है, कतर है, जॉर्डन है, ओमान है, कुवैत है, इजराइल है, सऊदी अरबिया और ईरान, मिडिल ईस्ट के इतने कंट्रीज हैं। ये इन सारे देशों पर क्यों अटैक हो रहा है? इन सारे देशों पर क्यों अटैक हो रहा है, आप ये बताइए जरा मुझे। इन जितने देशों में अमेरिका ने अपने बेसेस बना रखे हैं, उन सब पर अटैक कर रहा है ईरान। इन लोगों से क्या दुश्मनी है ईरान की भाई? बहरीन से क्या दुश्मनी है ईरान की? यूएई से क्या दुश्मनी है? कतर से क्या दुश्मनी है? कुवैत से क्या दुश्मनी है? ओमान से क्या दुश्मनी है? जॉर्डन से क्या दुश्मनी है? इजराइल से दुश्मनी है। दोस्तों आगे देखिए, पिछले महीने क्या हुआ आपने देखा, मैक्सिको में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ और अभी ईरान में क्या हो रहा है। इन सब में एक ही नाम कॉमन है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दादागिरी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दादागिरी है। एक समय था जब यूएसएसआर था, और जब यूएसएसआर था उस समय यूएसए की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई कुछ कर सके, और इसीलिए उस दौर को बोलते हैं हम लोग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। इसको हॉट वॉर नहीं कहते हैं क्योंकि किसी तरह का वॉर नहीं हुआ। ऐसा लगता था रोज की अटैक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अटैक होता नहीं था। वो आपने देखे होंगे कि दो लोग लड़ते हैं लेकिन हाथ नहीं उठाते, मुंह से ही लड़ते हैं। उस तरह की लड़ाई हो रही थी। क्यों? क्योंकि दोनों पावरफुल थे, यूएसएसआर और यूएसए। और जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, वैसे ही यूएसए का हेजेमनी शुरू हो गया और एक तरीके से उसने पूरे वर्ल्ड को यूनिपोलर बना दिया। पूरा विश्व जो है उसमें एक ही जो है दादा बन गया, वो था यूएसए। और जब तक ऐसे दादागिरी अगर कोई देश करता रहेगा किसी भी लोकतंत्र के लिए, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व में, भारत जैसा लोकतंत्र किसी देश में नहीं है। ऐसे देशों को भी नुकसान है, ऐसे देशों को भी खतरा है, भारत जैसे देश को भी खतरा है दोस्तों, अगर अमेरिका जैसे देश भारत विश्व में रहेंगे तो। क्या ईरान का जो टॉक चल रहा था, इजराइल और यूएसए के बीच में जो टॉक चल रहे थे, जो जिनेवा में जो टॉक चल रहे थे, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। आप याद कीजिए जरा एक बार, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अटैक हुआ जापान में, जापान इज रेडी टू सरेंडर। जापान जो है सरेंडर करने को तैयार था, येट उसके बावजूद अटैक किया गया। दोस्तों अमेरिका जब तक है तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी, ये आप मान के रखिए, क्योंकि आप उसको बीट नहीं कर सकते। ना आप मिलिट्री में बीट कर सकते हैं, ना इकोनॉमी में बीट कर सकते हैं, और इन दो चीजों में अगर आप ना पावर में ना पैसे से, दोनों तरीके से वो मजबूत है, उसको आप बीट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब सब कोई इकट्ठा नहीं हो। जब सब कोई इकट्ठा नहीं होगा पूरे विश्व में जो है एक अलग तरीके से एक वर्ल्ड, इसीलिए तो आपने देखा होगा ब्रिक्स बना, आसियान बना, है ना, अलग अलग जो है यूरोपियन यूनियन बना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए ताकि अमेरिका को टैकल किया जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाए गए? क्योंकि अमेरिका का जो हेजेमनी था, यूनिपोलर जो वर्ल्ड था, उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना था। मल्टीपोलर वर्ल्ड। आगे देखिए, ध्यान से समझते रहिएगा। ये देखो, ये जो वॉर है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया महीने दिन वॉर चलेगा, क्योंकि इसको लगा कि खेमनेई के मौत के बाद, खेमनेई को अगर हम लोग मार दे, सोचो खेमनेई को मारने के लिए इन लोगों ने किस तरह का जो है इंटेलिजेंस का यूज किया। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, इसका नाम था क्लॉड का यूज किया इन लोगों ने। इन लोगों की जो एजेंसी है, सीआईए की बात करें या फिर मोसाद की बात करें दोस्तों, ये जो एजेंसी है, इन लोगों ने इस तरीके का प्रिसाइज अटैक किया कि खेमनेई के साथ साथ उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। इस बात की तारीफ कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला कि आप अमेरिका को बीट नहीं कर सकते इस मामले में, मिलिट्री के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में आप बीट नहीं कर सकते अमेरिका को। आने वाले 10 साल 5 साल तक कोई बीट नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए आपको बहुत बड़ी रणनीति, बहुत बड़ी तैयारी चाहिए अमेरिका को बीट करना है तो जो क्या इंटेलिजेंस रहा होगा कि घर पे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, खेमनेई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या खेमनेई को नहीं मालूम था कि भाई हम पे अटैक हो सकता है, हमें मारा जा सकता है? बिल्कुल मालूम था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सका। मोसाद जो है वो इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी है कि आपके बगल में बैठा रहेगा, आप उसको भैया भैया कहेंगे, वो कब आपका गला रेत के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस तरह का वो जो है घर में घुस चुका था मोसाद, इस तरीके से घर में घुस चुका था सीआईए। उन सबको पता था कि खेमनेई क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कहां जाता है, कहां घूमता है, कहां बैठता है, कहां सोता है, एवरीथिंग सब कुछ पता था इस इंटेलिजेंस एजेंसी को, सीआईए को और मोसाद को, क्योंकि घुस चुके थे पूरे अंदर तक, इनके फोर्सेस में घुस चुके थे, इनके सिक्योरिटी जो आसपास जो सिक्योरिटी रहती है ना उसमें घुस चुके थे ये मोसाद वाले। इस तरह की तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, बीट नहीं कर सकते आप। और इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अभी भारत में एआई समिट हुआ दोस्तों, और भारत में जब एआई समिट हुआ तो ये हमारे विपक्ष वाले जो है मजाक बना रहे थे, अरे भाई आने वाला समय जो है एआई का है। समझ में आ रही है आपको बात? एआई का ही समय है। अब जो है पुराने तरीके से आप नहीं लड़ सकते हैं, जो आपका ट्रेडिशनल तरीका था, जो कन्वेंशनल तरीका था कि देश में घुसेंगे, बंदूक लेकर घुसेंगे, मारेंगे, नहीं। अब ड्रोन से अटैक हो रहा है, एआई से अटैक हो रहा है। अब मॉडल जो है चेंज हो गया है अटैक करने का।
आप इन्वेड नहीं कर सकते ईरान में। ईरान का जो एक तरीके से आप टेरेन देखेंगे, अगर आप जियोग्राफी आपने कभी पढ़ा होगा और ईरान का अगर आप टेरेन समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ईरान में इन्वेड करना काफी मुश्किल है। इसीलिए ड्रोन का इस्तेमाल करके और जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका इस्तेमाल करके जो है ईरान पे जो है इस तरीके से विध्वंस किया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन फैलाया जा रहा है ईरान में। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपने एक वीडियो में तो नहीं देखा होगा। ऐसी सारी चीजें ध्यान से देखते जाइए आप। ये है, मैंने बताया ना आपको, ये है ईरान। एक तरफ देखिएगा तो इस दो तरफ तो माउंटेन है, दो तरफ डेजर्ट है, तो इस आसान नहीं है ईरान को जो है, ईरान का जो टेरेन है उस पर आसान नहीं है आपको जो है इन्वेड कर देना। इसीलिए तो मॉडल जो है, जो अटैक करने का जो मेथड है वो अलग है ईरान में। अमेरिका के सरेंडर करने तक लड़ाई जारी रहेगी, ईरान ने क्लियर कर दिया है दोस्तों। खमेनी की मृत्यु के बाद अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है दोस्तों। ईरान ने कह दिया कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक जो है वॉर जारी रहेगा। देखो दोस्तों, वॉर जो है लड़ते तो लीडर्स हैं आपस में, लेकिन नुकसान किसका होता है? आम लोगों का नुकसान होता है, इनोसेंट पीपल का नुकसान होता है, उनकी जान और माल की क्षति होती है। नेता तो आज है, डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के बाद चला जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन उसकी वजह से पूरा ईरान खत्म हो जाएगा। ईरान का खमेनी मारा गया ना, लेकिन उसकी वजह से 165 मासूम बच्चे मारे गए कि नहीं मारे गए? यही होती है क्या कूटनीति? कूटनीति ये नहीं होती। अगर आपके जाने से आपकी देश बच सकती है, आपके एक डिसीजन से आपके देश के हजारों लोग बच सकते हैं, तो आपको बचाना चाहिए। खमेनी को यह डिसीजन लेना चाहिए था कि भाई उसके हट जाने से, उसके डील कर लेने से उसके देश के मासूम बच्चे बच सकते हैं, तो खमेनी को डील करना था यूएसए के साथ। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है उस तरह के पावर, आप न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो भाई अमेरिका के सामने आप कुछ नहीं है। अमेरिका क्यों नहीं बोलता है रशिया को? अमेरिका क्यों नहीं बोलता है नॉर्थ कोरिया को? क्योंकि वो लोग, अमेरिका क्यों नहीं बोलता है भारत को? वी आर न्यूक्लियर वेपन्स ना, वी आर न्यूक्लियर कंट्रीज, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स। हमें कुछ नहीं बोल सकता, नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं बोल सकता, यूएसए को कुछ नहीं बोल सकता, रशिया कुछ नहीं बोल सकता वो। इसलिए तो रशिया और यूक्रेन के बीच में इतने लंबे समय तक वॉर हुआ। क्यों नहीं कुछ कर पाया अमेरिका? कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता रशिया का, चाइना का कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? आप सोचिए ना इस बात को। तो इजराइल, यहां पे ईरान ने तो क्लियर कर दिया कि भाई वॉर तब तक चलेगा जब तक जो है अमेरिका सरेंडर नहीं करता। ये देखिए, इस वॉर से तो मतलब एक तरीके से ईरान की और मिडिल ईस्ट की कंट्री जो है उनको तो नुकसान है ही, लेकिन पूरी दुनिया में नुकसान होगा। इकोनॉमिक लॉस जो है हर एक कंट्री को होगा। 6000 फ्लाइट कैंसिल हो गई, बहुत सारी चीजें जो मैं यहां पे डिस्प्ले नहीं किया हूं, लेकिन आप मानिए कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका 20% जो है ग्लोबल सप्लाई होता है, ट्रेड होता है, अभी जो है ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और सिर्फ ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये मत समझिए आप कि पहले 100 रुपए लीटर था तो अब जो है 105 हो जाएगा, तो चलो जो है 5 रुपए की ही तो बात है। नहीं दोस्तों, 5 रुपए की बात नहीं है, हर कुछ महंगा होगा। फूड आपके महंगे हो जाएंगे, किसान जो है ऑयल का, डीजल, पेट्रोल का इस्तेमाल करके अपने खेतों में सिंचाई करता है मशीन चला के, उसके लिए महंगाई हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, टिकट्स महंगे हो जाएंगे, सब कुछ महंगा हो जाएगा। एक ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से सब कुछ महंगा हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है। भारत जो है, भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन है। इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम ईरान लॉन्ग एगो। भारत जो है उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है ईरान पे। चाबहार पोर्ट का एक इशू है, उसके बारे में जो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा कि चाबहार पोर्ट के लिए भारत ने अपने पैर क्यों पीछे कर लिए। इसकी एक लंबी कहानी है, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स री इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान इन 2018 आफ्टर विथड्रॉइंग फ्रॉम द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन citing concerns over Iran nuclear program in response to shifting global energy dynamic. India cuts its, यहाँ पे देखिए, India cuts its crude oil imports from Iran to zero in 2019 where they have remained since. जीरो कर दिया था। अब तो हम बहुत लंबे समय से हमने रशिया से लिया, अब हम वेनेजुएला से ले रहे हैं। तो हमारा जो है ऐसा नहीं है कि हम एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट है। ऑयल के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी समझना होगा आपको। देखो ये पिक्चर है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। इस पिक्चर में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? देखो, ये जो है इसका होना और ना होना विश्व के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक। ये वैसी चीज है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये वो चीज है, अगर आप कोई भी पेमेंट करते होंगे तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलता होगा, लेकिन उस स्क्रैच कार्ड पे ये तो क्लेम किया जाता है कि आप उसको जो है अगर स्क्रैच करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन कभी पैसे मिलते नहीं है। इसका इस्तेमाल आपने कभी नहीं किया, इसका इस्तेमाल आपने कभी नहीं किया, इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, और ना इनका इस्तेमाल होते हुए आपने कभी देखा है। वैसा ही विश्व में एक और संगठन है, ये यूनाइटेड नेशन। इसके जैसा यूजलेस है ना, इसको डस्टबिन में डालना चाहिए दोस्तों। कहां पे डालना चाहिए? डस्टबिन में। इसकी जगह डस्टबिन में है। इन सबको तो डस्टबिन में हम फेंक सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसको भी डस्टबिन में फेंक दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है विश्व में, कोई भी जरूरत नहीं है विश्व में। ये क्या है? ये कुत्ता है, ही इज अ डॉगी। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ डॉगी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। क्लियर बात है, ये डॉगी है। इसने कुछ नहीं किया।
आप रशिया यूक्रेन वॉर में देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। मैक्सिको में कुछ नहीं हुआ, वेनेजुएला में कुछ नहीं हुआ, भारत पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान में अमेरिका इंटरवीन करता है, यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं करता है। ये कुछ नहीं करता। यहां पे आप जाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, घर आ जाइए, बस। कुछ नहीं होता है यहां पे। इसको बनाया गया भाई 1945 जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो इसको बनाया गया कि भाई क्यों बनाया गया, अब वॉर नहीं होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, वॉर रुकवाने के लिए बनवाया गया। लेकिन कभी वॉर इनसे रुकता नहीं है, कोई भी वॉर नहीं रुकता इनसे। अगर घर में कोई मारपीट हो जाए ना, वो भी नहीं रुकवा सकते। ये तो देश की लड़ाई क्या ही रुकवाएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे भारत की, छोड़िए इनको, भारत पे आते हैं। इन चेहरों को ध्यान से देखिए। विक्रम साराभाई को याद कर लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर लीजिए, आयरन लेडी इंदिरा गांधी को याद कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लीजिए, है ना, और होमी जहांगीर भाभा जी को याद कर लीजिए। दोस्तों इन सब के लिए एक सैल्यूट बनता है आज के दिन। इन लोगों ने भारत को कुछ ऐसा दे दिया जिसकी वजह से आज भारत के ऊपर कोई आंख दिखाने लायक, ये मत समझिए आप कभी भी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी वजह से, उनके 10 साल की सत्ता की वजह से जो है भारत पर कोई आंख नहीं दिखाता। नहीं दोस्तों, भारत पर पिछले लंबे समय से किसी ने आंख नहीं दिखाया, और किसी ने आंख दिखाया तो उनको जो है जवाब दिया गया है। उस समय की जैसी परिस्थिति थी उसके हिसाब से जवाब दिया गया है। लेकिन इन लोगों ने जो भारत को दे दिया है उसकी वजह से आज भारत के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। और वो क्या है? वो है न्यूक्लियर वेपन। दोस्तों न्यूक्लियर वेपन आसान नहीं था भारत के लिए, न्यूक्लियर टेस्ट करना भारत के लिए आसान नहीं था दोस्तों। लेकिन ऑल थैंक्स टू दिस पर्सन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब्दुल कलाम जी, नमन है ऐसे भारतवासी, भारत के वीर सपूत पे नमन है। इन दो व्यक्तियों ने भारत के न्यूक्लियर वेपन रखने का एक बहुत बड़ा जो सपना था, भारत को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने का जो सपना था, उसको अचीव करने में इन दो व्यक्तियों ने क्या मतलब साहस दिखाया होगा दोस्तों उस समय के दौर में। हम पे अमेरिका ने कितने सारे सैंक्शंस लगाए, कितने सारी पाबंदियां लगाई, इसके बावजूद कभी भारत डगमगाया नहीं। उसने अपने मंसूबों को पूरा किया, न्यूक्लियर स्टेट हम बने। आसान था क्या वो दौर? याद कीजिए, आसान नहीं था हमारे लिए दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर लीजिए, जब इंदिरा गांधी ने क्या नाम है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन लॉन्च किया था, पहली बार टेस्टिंग जब हमारी हुई थी, सफल नहीं हो पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कीजिए आज के दिन दोस्तों। आज इन लोगों की बदौलत भारत में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है हम पर अटैक कर देने की, किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है। और पाकिस्तान जैसे देशों की तो क्या ही बात करें दोस्तों। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं दोस्तों, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं अपोजिशन वाले कि भारत का क्या स्टैंड है। नरेंद्र मोदी जी ने खेमनई की मृत्यु के बाद एक कॉन्डोलेंस भी नहीं इशू किया, ट्विटर पे कुछ लिखा भी नहीं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। और बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध की क्या फिलॉसफी है? गौतम बुद्ध का क्या दर्शन है? गौतम बुद्ध का दर्शन क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हमारा दर्शन है। हम समृद्धि और शांति चाहते हैं। हम तो हमेशा पीस और प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं दोस्तों। क्या भारत ने कभी किसी के ऊपर अटैक किया है? नहीं, हमारा इतिहास ही नहीं है वो। लेकिन हम पर कोई उंगली दिखाएगा तो उंगली तोड़ने का भी काम करते हैं दोस्तों, ये हमारी नीति है। लेकिन हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हम समृद्धि और शांति चाहते हैं, और शांति का रास्ता शक्ति से होकर गुजरता है। अगर देख लो, अगर शांति और समृद्धि चाहिए तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। आज भारत जो है अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? भारत को इन सबसे मतलब नहीं है। भारत को अपने आप को पावरफुल बनाना है, क्योंकि भारत वो 2047 का टारगेट लेके चल रहा है जब हम विकसित राष्ट्र बनेंगे और अमेरिका जैसे देशों का बराबरी में मुकाबला करेंगे। आज हम नहीं है उनके बराबर, लेकिन एक समय आएगा जब हम इनकी बराबरी में रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी देखिए, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। नेहरू अलाइंड विद नो वन एंड बिल्ड कैरेक्टर। चरित्र बनाया उन्होंने, किसी का साथ नहीं दिया, ना एलाइड पावर का ना एक्सिस पावर का। देखो ना, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम याद करो, वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम याद कीजिए आप, 14 से 18, 45 का दौर याद कीजिए, 1945 का दौर। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वी आर अंडर ब्रिटिश रूल। हम कॉलोनी थे, हम उपनिवेश थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इन लोगों ने हमें जैसे चाहा इस्तेमाल किया। भारत का कोई मतलब नहीं था वर्ल्ड वॉर लड़ने का, लेकिन भारत के हजारों सैनिकों ने शहादत दी वर्ल्ड वॉर में। क्या भारत का कोई रोल था? इन अंग्रेजों ने भारतीयों को ले जाकर लड़वाया। आज अंग्रेजों का जो है सत्ता नहीं है भारत में। हमको क्या मतलब है देश दुनिया में क्या हो रहा है? हमको शांति चाहिए, हमको समृद्धि चाहिए। हम दोनों पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान का सपोर्ट नहीं किया हमने, अभी सबूत दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ईरान का सपोर्ट नहीं किया, आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। इजराइल का सपोर्ट नहीं किया, हमने सबका सपोर्ट किया है। जो जहां पे जितना सपोर्ट जिसको चाहिए हमने दिखाया है। ये हम न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल के साथ साथ हमने 2 बात और कही है, पीस और प्रोस्पेरिटी। न्यूट्रल प्लस पीस प्लस प्रोस्पेरिटी, ये 3 चीजें हमें चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम वॉर नहीं चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? नेहरू अलाइंड विद नो वन एंड बिल्ड कैरेक्टर। नॉन अलाइंग मूवमेंट नाम की शुरुआत की उन्होंने, बहुत सारे देशों को मिला के, इंडोनेशिया जैसे देशों का मिला के। मनमोहन सेड नथिंग एंड प्रिजर्व डिग्निटी।
ठीक है, मोदी कीप्स डेवलपिंग। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ऐसा थोड़े कि चुपचाप बैठ के देखेंगे, अच्छा इजराइल ने मार दिया, ईरान ने मार दिया, कौन लड़ रहा है, क्या हो रहा है, चुपचाप देख नहीं रहे हैं। भारत इस समय क्या कर रहा है ये भी आपको दिखाऊंगा। ₹50,000 करोड़ इन 60 days, एब्सोल्यूट फैसिज्म, दिस डेवलपमेंट एजेंडा नीड्स टू स्टॉप। सटायर है दोस्तों, व्यंग है। मोदी जी चुपचाप बैठे नहीं है हाथ में पॉकेट में हाथ डाल के, वो क्या कर रहे हैं, भारत को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस पर भी दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ना, ये कमेंट है, कह रहे हैं द साइलेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट ऑफ द टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ अयतुल्लाह खमेनी एंड अदर ईरानियन लीडर्स डेमोन्स्ट्रेट इट्स एब्डिक्शन ऑफ मोरल लीडरशिप। पता नहीं क्या क्या लिख दिया, बोल रहा है कि भाई चुप रहना है। चुप क्यों रह रहे हैं नरेंद्र मोदी, बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं। देखो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, 190 से ज्यादा देश हैं दुनिया में, उसमें से सिर्फ 9 देश हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है क्या किया, कंडेम किया है खमेनी का जो डेथ हुआ है उसको। लेकिन 186 देशों ने कोई बात नहीं बोली, कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया, 186 देशों ने। अब इस पे क्या बोलूं मैं। खमेनी का अगर आप इतिहास देखेंगे, अयतुल्लाह खमेनी का, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा लीडर था, क्या रेडिकल माइंडसेट था वहां पे जो लीडर्स थे ईरान के, रेडिकल माइंडसेट, कंजर्वेटिव पीपल, देवर कंजर्वेटिव पीपल, बहुत कंजर्वेटिव थे। इन्होंने ईरान को क्या से क्या बना दिया, इसकी कहानी लंबी है। आप एक बार देखिए जाके कि ईरान पहले क्या हुआ करता था और इन लोगों के सत्ता में आने के बाद ईरान कैसा हो गया, एक बार देखिए जाके उसका इतिहास आप। ठीक है, वही बात है, भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है, और ये क्लियर बात है, यही हमारा स्टैंड है। देखिए, आप बोलते हैं जो है खमेनी का सपोर्ट करना चाहिए। व्हेन ईरान सपोर्टेड पाकिस्तान विद आर्म्स इन वॉर अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट में जो है ईरान जो है सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की। आप ये ट्वीट पढ़िए, है ना, ट्वीट पढ़िए, ये कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, ये इनको भारत के मुसलमानों की चिंता है। मुस्लिम वर्ल्ड शुड ओपनली सपोर्ट पीपल ऑफ बहरेन, कश्मीर, यमन। देखो ना, बहरेन, कश्मीर, यमन, ये दोनों तो देश हैं। ये क्या है भाई, कश्मीर के मुद्दे पे तुम क्यों बोल रहे हो, कश्मीर तो हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर पे बोलने वाला ये कौन है। तो आप अगर देखते हैं कि ईरान हमारा दोस्त है ना, तो इन सब चीजों को भी एक बार देखा कीजिए आप। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहां पे लगा सकता हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखा कीजिए कि ईरान ने हमें, अगर आप देखते हैं कि भाई अयतुल्लाह खमेनी जो है बहुत बड़ा सपोर्टर था भारत का, तो इसके ऐसे ऐसे चीजें हैं जो अगर मैं दिखाने लगूं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा सपोर्टर है भारत का। ये देखिए ना आप, या भारत के प्रधानमंत्री ने, ईरान का प्रेसिडेंट आए थे, ये है ईरान के प्रेसिडेंट, हुसैन रूहानी नाम है इनका। भारत के प्रेसिडेंट जब मिले थे नरेंद्र मोदी जी से, तो नरेंद्र मोदी जी क्या नहीं मिले थे, देखिए आप ध्यान से पिक्चर्स को देखिए, क्या अयतुल्लाह खमेनी से नहीं मिले हैं। पीएम मोदी गिफ्ट ईरानियन सुप्रीम लीडर अ रेयर 7th century मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द होली कुरान। क्या हमने कभी बोला क्या कि ईरान हमारा दुश्मन है, हम नहीं बोलते हैं, ईरान को हम दुश्मन नहीं मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मिला है, देखो यहाँ पे सारे पिक्चर्स हैं। माई गिफ्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान एंड टू द प्रेसिडेंट रूहानी, गिफ्ट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो हम तो दुश्मन मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन हम सपोर्ट क्यों दिखाएं। सपोर्ट दिखाने वाला काम भी तो कुछ होना चाहिए। क्या काम हुआ है भाई ईरान की तरफ से हमें सपोर्ट करने के लिए, भारत को सपोर्ट करने के लिए। आगे देखिए आप, ये देखिए ध्यान से, ये है इजराइल के अपोजिशन लीडर, अभी वॉर लड़ा जा रहा है इजराइल में। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं पक्ष में हूं या फिर विपक्ष में हूं, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। लेकिन भारत का अपोजिशन लीडर, बालाकोट पे स्ट्राइक हो, पुलवामा का हम बदला ले, कुछ भी करें, उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठा देता है। ये तो भारत की स्थिति है, पढ़ लीजिए ना एक बार, पढ़िए इसको और इसको पढ़िए। दोनों अपोजिशन लीडर हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये अपने अपने देश के अपोजिशन लीडर हैं। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क है माइंडसेट का। ये अपने देश के साथ खड़ा है, इसको सरकार से कोई मतलब नहीं है कि अपोजिशन लीडर है, लेकिन अपने देश के साथ खड़ा है। ये सपोर्ट में नहीं खड़ा है बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्ट में खड़ा नहीं है, ये अपने इजराइल के लोगों के सपोर्ट में खड़ा है, इजराइल की मातृभूमि के लिए सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन ये लोग तो उसके भी सपोर्ट में, ये इतने क्रिटिसिज्म में क्रिटिसाइज इतना करते चले जाते हैं कि देश का ही क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। आप क्रिटिसिज्म कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में जो है क्रिटिसिज्म चलना चाहिए, लेकिन देश के मामले में जब बात आती है, देश की बात हो, उस समय एकजुटता दिखाने की जरूरत है, एकजुटता दिखाने की जरूरत है दोस्तों। इस तरह का प्रश्न चिन्ह उठाना एक तरीके से मतलब दिखाता है कि आप यू आर नॉट मेच्योर, आप अभी मेच्योर नहीं हुए हैं। और ये लोग भी, ये जो तस्वीरें हैं आपको ऐसी ऐसी वीडियोज में दिखा दूंगा जहां पे छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल के भारत के मुस्लिम बच्चे इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और लगता है कि कितने तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया गया है उनके घर वालों की तरफ से, समाज ने किस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया है। क्या ये लोग इन लोग कभी नहीं पढ़ते सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद इनको शर्म आनी चाहिए कि भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन का जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी रेट है, वो कितना है। एक बार चेक कीजिए आप जाके गूगल पे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है।
एक बार आप जाके चेक कीजिए कि भाई मुस्लिमों का लिटरेसी रेट क्या है भारत में। क्या उसके लिए कभी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें शिक्षा चाहिए? क्या इन लोगों ने कभी प्रोटेस्ट किया कि हमें रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए? इन चीजों के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं है इस कम्युनिटी की तरफ से। प्रोटेस्ट किस चीज के लिए है? तो ईरान में हजारों किलोमीटर दूर एक व्यक्ति मारा गया और उसके लिए लोग छाती पीट रहे हैं दोस्तों, छाती पीट रहे हैं। भारत में कह रहे हैं कि हमारे वालिद समान थे, हमारे पिता समान थे, मारे गए वो। पूरे भारत में यही तस्वीर है। लाल चौक है, ये लाल चौक की तस्वीर है, देखिए ना दोस्तों, लाल चौक श्रीनगर का। पहलगाम पे जब अटैक होगा, हमारे पुलवामा में जब अटैक होगा, तो इन लोगों की तरफ से एक आंसू नहीं निकलता। ये वो लोग हैं जो अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे कि भाई हम सबका विकास होने चाहिए, हम बराबरी करेंगे। किसमें? शिक्षा में बराबरी करेंगे, हम स्वास्थ्य में बराबरी करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। इसकी कोई बात नहीं है तो क्या बनेंगे भाई? आपको पता ही है। किस चीज के लिए प्रोटेस्ट है भाई? किस चीज के लिए प्रोटेस्ट है? यही प्रोटेस्ट हो रहा था ना वहां पे पाकिस्तान में। कितने लोग मारे गए जरा ध्यान से देखिए। इन लोगों ने प्रोटेस्ट करते करते यूएस की एम्बेसी पे अटैक कर दिया। यूएस की एम्बेसी वालों ने तो ठोका ही, पाकिस्तान की जो फोर्स थी उसने भी ठोका। 20-25 लोग मारे गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि शहबाज शरीफ किसके साथ है, ईरान के साथ है कि अमेरिका के साथ है? अपने ही लोगों को मार रहा है पाकिस्तान में। भारत में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। ठीक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपका अगर कोई श्रद्धा है उनके प्रति, आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए, क्या दिक्कत है? भारत में लोकतंत्र है, सबको अपनी इच्छा है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं लोग। लेकिन प्रोटेस्ट का जो एक तरीके से मोटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव मोटिव हो तो ज्यादा बेहतर है। आप एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कीजिए कि भाई हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सब चीजों के लिए प्रोटेस्ट हो तो अच्छी बात है। लेकिन इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना कि भाई हजारों किलोमीटर दूर देश में किसी और देश ने किसी और देश को अटैक कर दिया, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी जो है भारत के नरेंद्र मोदी को गाली दे दो, भारत के सरकार को गाली दे दो, भारत के खिलाफ बात करो, तो इस तरह की बातें जो है दिखाती है कि अभी शिक्षा पहुंचनी बाकी है ना। खमनेई की मौत पर श्रीनगर में विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। और ये देखिए, ये लाल चौक का हाल है। लाल चौक सील किया गया है, कई पॉइंट्स पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद किए गए। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपना परीक्षाएं स्थगित की, कुछ जगहों पर इंटरनेट स्पीड कम कर दी गई है। क्यों भाई? क्यों भारत में इस तरह की स्थिति क्यों हो रही है? और वो भी इसलिए क्योंकि एक खमनेई नाम का व्यक्ति मारा गया है कहीं और पे, किसी और देश ने मारा है, किसी और देश पे अटैक हुआ है। इसमें भारत के लोगों ने इस तरह की स्थिति क्यों पैदा कर रखी है? ये सवाल है ना। आपने अपने शिक्षा के लिए स्वास्थ्य रखा, क्या आपने बच्चों के लिए कभी ये आवाज उठाई कि भाई मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए आप अच्छे स्कूल्स बनवाओ, कॉलेजेस बनवाओ, यूनिवर्सिटीज बनवाओ, आईआईटीज बनवाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनको स्किल्स दो। इस पे कोई बात नहीं है। अरे क्या, थोड़ा तो मैच्योर हो जाओ दोस्तों। वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए दबा के, जरा एक बार पहुंचे जरा इन लोगों के पास और थोड़ी इनकी बुद्धि खुले। एक बार इनको बुद्धि थोड़ी खुलनी चाहिए दोस्तों। ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके हैं ये लोग। समझ में आ रही है? देखो, प्रोटेस्ट करने से मना नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट का जो मोटिव हो वो अच्छी होनी चाहिए। मोटिव यहां पे कुछ नहीं है। मोटिव क्या है? मारा गया तो जाओ लड़ो भाई। मैं तो कहता हूं कि एक जो है बहुत बढ़िया एक ग्लोब मास्टर होता है, ग्लोब मास्टर पे सबको बैठा के और पहुंचा दिया जाए ईरान, और ये लोग ईरान में जाके लड़ेंगे। पहुंचाया जाए एक बार ईरान इन लोगों को, जरा ग्लोब मास्टर में बैठा के हजारों लोगों को बैठाया जाए और ईरान में पहुंचाया जाए जरा एक बार। इन लोगों ने कश्मीर का क्या हाल कर दिया ये देखिए जरा, क्या मजाक बना रखा है। देखिए भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। अभी भारत में पहुंचे हुए कनाडा के लीडर, और इनका नाम है मार्क कैनरी हाथ मिला रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्यों भाई? कह रहे हैं कि कनाडा कैमियो साइंस $1.9 बिलियन यूरेनियम डील विद इंडिया। कहां लड़ाई हो रही है? पूरे विश्व में लड़ाई हो रही है। भारत में क्या हो रहा है? यूरेनियम की डील हो गई कनाडा के साथ। मार्क कैनरी भारत पहुंचे हुए हैं। मतलब हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें, हम लोग पहले ये देखें कि भाई कहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब इन सब चीजों पे हम लगे रहे। मतलब हमें काम करने से मतलब, ये लोग चाहते हैं कि काम नहीं करे भारत सरकार। ये लोग पहले ट्वीट करे, ट्वीट खेले भाई, उसके बाद से ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको शांत कराया जाए। यही चाहते हो ना तुम लोग? नहीं होगा वैसा, भारत में नहीं हो सकता है वो। ये होगा भारत में, डेवलपमेंट पे काम होगा। हमारा जो टारगेट है भाई, वो टारगेट है 2047। हम इस पर काम करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों से। जब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हम क्यों जाके किसी को भाई बोले? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बात हो गया। आपस में कोई लड़ रहा है, लड़े। देखिए ना, यहाँ पे दिल्ली में, लखनऊ में, श्रीनगर, पता नहीं बेंगलुरु, ले, भिवंडी, कहां पे प्रोटेस्ट। हेल्प अक्रॉस इंडिया आफ्टर खमनेई किल्ड। पता नहीं ये पिक्चर कहां से इन लोगों को मिल गया, इतना सारा पिक्चर लेके आ गए हैं, पहुंच गए रोड पे। ये देखिए शहबाज शरीफ,
शहबाज शरीफ को अपने लोगों की चिंता नहीं है, इतने सारे लोग मारे गए, गोली से मार दिया गया इन लोगों को। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरे पाकिस्तान में जो मुस्लिम है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखो मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, तो अमेरिका के खिलाफ इसने लिख दिया, क्योंकि इसको पता है कि हमारे लोगों के अगर सपोर्ट में मैं अमेरिका के खिलाफ अगर कुछ नहीं बोलूंगा, ईरान को अगर सपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, तो मेरे लोग मेरे को ही मारने पहुंच जाएंगे। तो इसने क्या लिखा? द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन द पीपल ऑफ ईरान, अच्छा, इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो एंड एक्सटेंड द मोस्ट सिंसियर कंडोलेंसेस ऑन द मार्टिरडम ऑफ हिज एमिनेंस अयतुल्लाह सैयद अली खमेनी। कह रहा है मार्टिरडम मतलब होता है शहीद हो गए हैं, उनको शहीद बना दिया गया। जानते हो मजबूरी में लिखा है इसने ये ट्वीट, क्योंकि इसको पता है कि पूरे पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, इसको ही मारने पीटने लगेंगे अगर ईरान का साथ नहीं दिया इसने तो, क्योंकि इतने सारे लोग तो पहले ही मार दिया इसने। ये सारे लोग पहुंच गए थे यूएस एम्बेसी पे अटैक करने के लिए। एम्बेसी वालों ने क्या ठोका है इनको, इतना मारा एम्बेसी वालों ने इनको, इतना मारा एम्बेसी वालों ने कि इनकी हालत खराब हो गई। पाकिस्तान ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है दोस्तों। ये पाकिस्तान वो है जिसने सऊदी के साथ डील की कि भाई सऊदी अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी मदद करने आएगा, सऊदी पे अटैक होगा तो पाकिस्तान मदद करने जाएगा। अभी सऊदी पे अटैक हुआ है, क्यों नहीं जा रहा है भाई? भेज अपने आसिम मुनीर को, जा भेज सऊदी में एक बार, इतनी हिम्मत है इनकी, थोड़ा भेजे सऊदी में जाके और अटैक करवाए अमेरिका पे, ईरान पे अटैक क्यों नहीं करवा रहा है ये? नहीं हो सकता दोस्तों। डील जब हुआ सऊदी और पाकिस्तान का तो कुछ लोगों ने बहुत हल्ला किया कि भारत के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं हो सकता इनसे। ये देखिए ये है हमारा जबाज, खेल के मैदान में खूब ठोका हमने इनको, और इनको ठोका क्या? पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देना होगा 50-50 लाख का रुपए का जुर्माना। ये आज की न्यूज है दोस्तों मतलब क्या बोलूं मैं, 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लग गया इन पे, इन निकम्मों पे। ये लोग मना रहे थे कि भारत जो है वो सेमीफाइनल में ना पहुंचे, लेकिन कल क्या ठोका है संजू सैमसन ने, क्या बेहतरीन खेली है इसने। 97 रन की जो पारी थी वो यादगार रहेगी, विश्व में याद किया जाएगा। जब भी क्रिकेट की बात होगी तो संजू सैमसन का ये जो पारी है उसको याद किया जाएगा। नाबाद पारी 97 रनों की, ठीक है। और हम जो है सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। तो भारत में अभी क्या चल रहा है? भारत में चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में पहुंच गया है भारत कहां पे? सेमीफाइनल में। एक तरफ इधर भी वर्ल्ड कप चल रहा है, इजराइल ईरान में, रशिया यूक्रेन में, मैक्सिको काटल, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो आपको बताना है कि इसमें फाइनल मैच किसके किसके बीच में होगा, और इधर आपको बताना है कि इधर फाइनल मैच किसके किसके बीच में होगा। दोनों जो है आंसर जो है कमेंट जरूर कीजिएगा आप, फाइनल कौन खेलने वाला है ना, फाइनल कौन खेलने वाला है ना। समझ में आ रही है आपको बात? आपको कमेंट करना कि फाइनल मैच किसके किसके बीच में होगा, इधर T20 वर्ल्ड कप में और इधर वर्ल्ड वॉर मैच में, है ना। ये भी मैच ही चल रहा है इन लोगों के बीच में, और इधर भी मैच ही चल रहा है, दोनों तरफ T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। समझ में आ रही है बात? कमेंट में बताइए जरा कि कौन जो है फाइनल खेलेगा इधर, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है, नहीं मानने वाले हैं भाई। जो मनाने वाला है वो तो चद्दर चांद के सोया हुआ है, आराम से सोया है, खराटे मान रहा है। ये जो मनाने वाला है, जो समझता है कि भाई पूरी दुनिया का जो है रहनुमा मैं हूं, मैं ही बचाऊंगा पूरे दुनिया को, वो तो सोया हुआ है। तो T20 तो चलेगा, T20 तो चलेगा, क्योंकि कोई रोकने वाला है नहीं। समझ में आ रही है बात? कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो रोकने वाला है वो है ये सो कॉल्ड, और ये खुद ही लड़ रहा है, तो फिर रोकेगा कौन? कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहां का जो लीडर है ना वो ट्रम्प चचा, तो ट्रम्प चचा कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई युद्ध होता है तो मैं ही रुकवाता हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तो बस की बात नहीं है। वो कभी कहता कि मैंने 7 देशों के बीच में, 8 देशों के बीच में मैंने वॉर रुकवा दिया, कभी कहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने वॉर रुकवा दिया, नहीं तो क्या हो जाता कि भाई लाखों करोड़ों लोग मारे जाते, न्यूक्लियर अटैक हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो भाई यूएसए तो कहता है कि भाई मैं देशों के बीच में लड़ाई होती है तो मैं रुकवाता हूं, लेकिन इस बार तो यूएसए खुद ही लड़ रहा है, तो कौन रुकवाएगा? कोई नहीं रुकवाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फाइनल मैच किसके किसके बीच में होगा, कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा आप एक बार। और जितने लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग देख रहे हैं कंटेंट को, आंसर कीजिए कमेंट में जरूर, क्योंकि आपको सिर्फ कहानी नहीं सुननी है। यहां पे आके मैं चिल्लाने वाला नहीं हूं, मैंने आपको समझाया सारी चीजें, मैंने परिस्थितियों को समझाया आपको। समझाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैड बोथ इंडिया एंड ईरान एज फाउंडिंग मेंबर्स? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद स्टेट ऑफ हॉर्मुज? ये दोनों का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। सिर्फ आप यहां पे जो है भाषण सुनने के लिए मत आया कीजिए, नॉलेज लीजिए, ताकि आप किसी के साथ तर्क करें, डिबेट करें, तो आप वहां पे लॉजिकल पॉइंट दे सकें, रैशनैलिटी पे बात कर सके, लॉजिक पे बात कर सके, कुतर्क बात ना करे, कुतर्क बातें नहीं करनी चाहिए, तर्कहीन बातें नहीं करनी चाहिए। तर्क के साथ बात करेंगे तो आपकी कोई भी तारीफ करेगा, सराहना करेगा। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और मैंने जो आपको बोला था अंत में कि आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो सूचना ये है कि आप सबके लिए मैंने कोर्स लेकर बनाया है, एक 90 डेज का क्रैश कोर्स है। अगर आप SDM DSP बनना चाहते हैं तो BPSC की ये परीक्षा होने वाली है आने वाले समय में, 19 डेज का ये क्रैश कोर्स है, और इसमें जो ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, ये सारे फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। और ये लाइव कोर्स है दोस्तों, लाइव कोर्स है, और इसमें रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी आपको।
ठीक है, लाइव क्लासेस है और रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी आदत क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन की। हम कहते हैं कि अच्छा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम कल भी देख लेंगे, परसों भी देख लेंगे, तरसों भी देख लेंगे, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं रखी है। लाइव क्लासेस होंगी, आप लाइव ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आप ये जो पेमेंट करने वाले हैं, जो छोटा सा अमाउंट है 999 रुपए का, ये जो आप पेमेंट करने वाला है ये आपको वापस कर दिया जाएगा। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, यानी कि पूरी जो फी हो जाएगी वो 0 रुपए हो जाएगी। ये पैसे सिर्फ हम ले रहे हैं आपको साथ रहने के लिए 90 दिन के लिए। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आप इस नंबर पे जो है हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, 9211217767। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे जो काउंसलर है उनसे आप बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।